हेलो एस्पिरेंट्स। न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 21 अगस्त की जो हमारी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं सुर्खियों में, उनके बारे में इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज किस न्यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी 6 प्रमुख न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली न्यूज़ है, हाल ही में आपराधिक मामलों में मंत्रियों को पद से हटाने के लिए एक जो विधेयक लाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए भी सरकार एक बिल लेके आई है, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। एक संसदीय समिति है, उसने निजी शिक्षण संस्थान है, उनमें आरक्षण होना चाहिए, इसको लेके जोर दिया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत और एक यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच में एक समझौता हुआ है, समझौता होने वाला है, मतलब व्यापार का बारे में बात की जा रही है और कुछ टर्म्स और रेफरेंस जो है, टर्म ऑफ रेफरेंस उनको के बारे में सहमति बन गई है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत का अगर ये समझौता होता है, व्यापार समझौता, तो क्या लाभ होगा। पांचवी हमारी न्यूज रहेगी, अग्नि 5 जो मिसाइल है, उसका जो लॉन्च हुआ है हाल ही में, उसका परीक्षण किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि अग्नि 5 की क्या क्या विशेषता है। ठीक है। आखिरी हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़ रहेगी नागर विमानन सुरक्षा को लेके। हाल ही में एक संसद की कमेटी थी, उसने भी इसके बारे में सिफारिश करी है कि नागर विमानन में क्या कमियां हैं भारत में और क्या-क्या सुधार किए जाने चाहिए, उसके बारे में सिफारिश करी है। तो ये 6 न्यूज़ तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ-साथ हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है भारत के संविधान में, उनके बारे में। लिपुलेख दर्रे के बारे में बात करेंगे। कोल गैसिफिकेशन टेक्निक क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। खारे पानी के जो मगरमच्छ है, उनके बारे में हम देखेंगे कि इनकी स्थिति क्या है आईयूसीएन की लिस्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, इसके बारे में। सोलर टॉर्नेडो जो हुआ है, इसका एक चित्र खींचा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए सेबी ने कुछ मानदंड है, उनको सरल किया, उनके बारे में बात करेंगे। साथ-साथ में हम लोग देखेंगे एक हमारा प्लेस इन न्यूज़ है, वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और क्या। बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। पहली मुख्य खबर है हमारी, आपराधिक मामलों में मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा विधेयक जो है, हाल ही में पेश किया गया है लोकसभा में, उसके बारे में है ये। तो देखिए क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड थोड़ा-सा ऐसा है कि भारत के जो संविधान है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर मंत्री हो गए, सीएम हो गए, पीएम हो गए, अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी भी अपराध में, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता या फिर जब तक सजा नहीं मिलती है, तब तक इनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। सजा मिलने के बाद हटाया जा सकता है, परंतु वैसे नहीं हटाया जा सकता। तो उसी में कुछ चेंज करने के लिए ये विधेयक लाया गया है और इसको जब प्रस्तुत किया तो जो विपक्ष के विधायक सांसद थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया। साथ-साथ में जो बिल प्रस्तुत किया और फिर इसको जेपीसी जो होती है, एक संयुक्त समिति होती है राज्यसभा की और लोकसभा की, उस पे विचार-विमर्श करने के लिए इसको भेज दिया। तो अभी तो ये बिल है, देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें क्या ये एक तरह से एक्ट बन पाता है कि नहीं बन पाता। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि इसके प्रावधान क्या है, वो थोड़े हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है, इस विधेयक में सरकार ने वही किया कि जो गंभीर अपराध है, अगर उनमें कोई उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसको पद से हटाया जा सकता है, इसके लिए कुछ प्रावधान किया है। और ये प्रावधान करने के लिए सरकार को कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, इनमें संशोधन करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो बिल आया है, ये जो विधेयक आया है, ये एक संवैधानिक संशोधन के रूप में आया है और 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। इसके साथ-साथ 2 बिल और प्रस्तुत किए गए। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, अगर वहाँ पे कुछ व्यवस्था करनी है इसके लिए, तो उसके लिए भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जेएन के पुनर्गठन संशोधन विधेयक, वो भी इसके साथ प्रस्तुत किया गया है। तो ये एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम लेके आई है। अब संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में थोड़ा-सा अगर पता हो, तो हमें पता है कि जैसे कि ये भारत के संविधान के किसी भी अ, सदन में आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है और दोनों से अलग-अलग मेजॉरिटी से, और वो मेजॉरिटी होती है उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से ये पास होना चाहिए। फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद जो है, ये जो बिल होता है, ये एक्ट बन जाता है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है हमको। आगे देखते हैं इसके प्रावधान क्या है, इसके विशेष बिंदु क्या है। देखिए, अगर हम थोड़ा-सा सिंपल शब्दों में प्रयास करें, सबसे पहले ये क्या है कि इसके उद्देश्य क्या है? जो सरकार ने इसके उद्देश्य बताए लाने के, वो ये है कि हमें ऐसे कानूनी प्रावधान तैयार करने हैं ताकि देश में एक तरह से संवैधानिक नैतिकता हो गया या फिर सुशासन हो गया,
या फिर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, नेता है या फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं जो भारत की है, उनमें जनता का विश्वास बढ़े या फिर जो उनका विश्वास है उसकी रक्षा की जा सके। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि नेताओं के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाते और वो मंत्री अपने पद पे बने रहते हैं। तो कहीं न कहीं आम आदमी को लगता है कि जो कानून है वो हमारे लिए अलग है और जो बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए एक तरह से अलग है। तो कहीं न कहीं इसमें वही बात करी जा रही है कि जो जनता का जो संवैधानिक भरोसा है, उसको बनाए रखा जाए। इसका विरोध के खैर अलग कारण हो सकते हैं और जो भी है, इसका एग्ज़ाम्पल हमने अभी देखा भी था कि जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो जेल में थे, उसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया था। तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ी नैतिकता की बात आती है कि आप जब जेल में हैं, तो आप अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों देख रहे हैं? हम राजनीतिक कारणों में नहीं जा रहे हैं, परंतु हम एग्ज़ाम्पल के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक बहस में हम लोगों को नहीं पढ़ना, हमें यूपीएससी के हिसाब से इसको देखना है। तो ये जो विधेयक लाया गया है, 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है और इसके माध्यम से अनुच्छेद 75 हो गया, अनुच्छेद 164 हो गया और आर्टिकल 239 ए हो गया, इनमें संशोधन किया जाएगा। 75 की अगर थोड़ा-सा बात करें तो उसमें ये है कि भारत के प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति क्या होगी और उनका कार्यकाल क्या होगा, उसके बारे में इसके बताया गया आर्टिकल 75 में। 164 में राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जो हो गए, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी और उनका कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में 164 में बताया गया है। राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र दिल्ली जो है, उसके बारे में आर्टिकल 239 ए में बताया गया है। ये आर्टिकल की अगर थोड़ा-सा बात करें, तो ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1991 में, उसके तहत इस आर्टिकल को स्थापित किया गया था और भारत की राष्ट्रीय राजधानी जो है, उस क्षेत्र में मंत्रियों की और वहाँ के सीएम की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, ये उनका नियुक्ति किस प्रकार से होगी और उनका कार्यकाल क्या होगा, वो इस आर्टिकल के तहत बताया गया है। तो इन तीनों में संशोधन किया जाएगा, इस विधेयक के माध्यम से। अब हटाने का आधार क्या होगा? देखिए, हटाने के आधार के बारे में इसमें ये बताया गया है कि अगर लगातार 30 दिन तक हिरासत में है कोई मंत्री या फिर सीएम, पीएम, मंत्री राज्य का हो सकता है और भारत सरकार का हो सकता है। अगर 30 दिन तक हिरासत में है और उसने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें 5 साल या अधिक की सजा हो सकती है, तो ये प्रक्रिया ऑटोनॉमस रूप से उसके ऊपर लागू हो जाएगी। और कैसे लागू हो जाएगी? देखिए, अब जब उसको गिरफ्तार कर लिया, वो 30 दिन तक जेल में है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो जब हिरासत में हो गया तो अपने पद से या तो स्वतः रूप से इस्तीफा दे दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, तो 31 डेज जो होगा, 31वें दिन ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो मंत्री रहते हैं, जो मंत्री होंगे, अगर भारत सरकार का मंत्री है तो उसको राष्ट्रपति हटा देंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगर राज्य सरकार का मंत्री है तो उसको राज्यपाल हटा देंगे, किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। अगर यूटी है कोई तो वहां पे उपराज्यपाल है या जो भी प्रशासक है वहां पे, उसकी वो हटाएंगे वहां के उप मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, जैसे कि दिल्ली में अगर हम लोग बात करें तो 31 डे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर मंत्री जो है उसको हटाया भी नहीं गया है और उसने इस्तीफा नहीं दिया है, तो स्वतः ही रूप से मान लिया जाएगा कि वो 31 डे अपने पद पे नहीं रहेगा। तो अब प्रधानमंत्री और सीएम के बारे में इसमें क्या किया हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री और सीएम के बारे में ये बोला गया है कि या तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे 31वें दिन या उससे पहले इस्तीफा दे दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा 31 दिन के बाद कि मतलब 31वें दिन या उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि पीएम और सीएम अपने पद पे नहीं रहे। तो ये स्वतः ही रूप से ये प्रक्रिया लागू होगी, ठीक है? ये जैसे देख सकते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति 31वें दिन इस्तीफा देना होगा और अगर नहीं दिया जाता इस्तीफा तो उनके द्वारा सिफारिश की जाएगी और पद से हटाने की किए जा सकते हैं। हमने इसे सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी बता दिया मैंने आपको, जैसे कि इनके मामले में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु ये स्वयं इस्तीफा देंगे या फिर अगर नहीं होगा तो 31वें दिन बाद स्वतः ही पद मुक्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो अब क्या व्यवस्था है? क्या ये वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते? तो देखिए, होगा ऐसा ही कि जैसे ही इनकी जेल की अवधि खत्म होती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल के द्वारा इनको दोबारा प्रधानमंत्री, सीएम या फिर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जब ये हिरासत से वापस से बाहर आए। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको थोड़ा-सा समझ लिया है, बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए, कि 31वें दिन या तो त्यागपत्र दे दे या फिर उसको हटा दिया जाएगा।
या फिर स्वतः ही रूप से वो मंत्री या फिर पीएम नहीं रहे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात करी। अब देखते हैं क्या भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं थोड़े बहुत पहले से ही। तो देखिए एक आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का, उसकी धारा 8, जो कि आज से 3-4 साल पहले ये धारा काफी न्यूज में भी रही थी। इसके तहत ये बोला गया था कि कोई भी विधायक या सांसद हो गया, अगर वो किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसको आपराधिक मामले में दोषी हो गया और उसको कम से कम 2 साल की अगर सजा सुना दी जाती है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा या फिर उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। और ये समय सीमा लगभग अयोग्यता की 6 इयर्स होती है। तो ये प्रावधान तो है भारत के संविधान में, परंतु ये प्रावधान जो अभी बिल लेके आ रहा है, इसमें क्या चेंज किया जा रहा है? आरोप सिद्ध हो या नहीं, या फिर उसको सजा सुनाई गई हो या नहीं, इन सब चीजों से बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर उसकी गिरफ्तारी हो गई और 30 दिन तक अगर लगातार वो जेल में रह लिया, मंत्री या फिर पीएम सीएम, अगर वो 30 दिन तक जेल में रह लिए तो फिर उनको 31वें दिन मंत्री पीएम सीएम रहने का हक नहीं होगा। ये बात इसमें करी जा रही है। तो इसका विरोध इसी प्रकार से किया जा रहा है, इसीलिए इस बिल का विरोध भी हो रहा है काफी ज्यादा। वो ये हो रहा है कि गिरफ्तारी आप कर रहे हो, अब बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उसके तहत अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो कुछ महीने तक तो वैसे ही जमानत भी नहीं मिलती है, ना सुनवाई शुरू होती है प्रॉपर तरीके से। तो 30 दिन का जो टाइम है वो बहुत कम है और इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा विभिन्न राजनीतिक दल भी बोल रहे हैं। बट हमारे लिए वो इतना काम का नहीं, हमारे लिए इसके अभी प्रावधान काम के। और जब ये बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। अभी तो फिलहाल ये विधेयक है, ये पारित नहीं हुआ है। जब ये पारित हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से, राष्ट्रपति इस पे साइन कर देंगे, तब ये एक्ट बन जाएगा और फिर देखते हैं कि क्या इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। साथ साथ में क्या हुआ, विधि आयोग जो है भारत सरकार का, उसने 170वीं रिपोर्ट में ये भी बोला था कि जिन अपराधों में 5 साल तक की सजा हो सकती है, जिन अपराधों में 5 साल तक की सजा हो सकती है, अगर उनमें आरोप तय हो गए, सुनवाई के बाद आरोप तय हो गए, तो ये माना जाना चाहिए कि वो अयोग्य हो गया। मतलब देखिए, आरोप तय हो गए, उसके बाद सुनवाई चलती रहती है और फाइनली जो निर्णय आता है उसको काफी टाइम लग जाता है। तो विधि आयोग ने ये बोला कि अगर उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है और उसके खिलाफ आरोप हम लोग तय कर चुके हैं, कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं, तो ये आधार बनता है कि उसको अयोग्य ठहरा दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज का हम लोगों ने विश्लेषण किया थोड़ा सा सिंपल शब्दों। अगली हमारी न्यूज है, हाल ही में फिर से एक बिल सरकार लेके आई है। बिल है ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए विधेयक, है ना। ये ऑनलाइन गेम खेलता हुआ एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। आप सबने कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऑनलाइन गेम खेला ही होगा, थोड़ा बहुत, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो देखिए ये बिल एक आया है लोकसभा में, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025, और लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है। बिल की टेक्निकलिटी में बाद में जाते हैं। सबसे पहले जब इस बिल को आईटी मंत्री ने प्रस्तुत किया लोकसभा में, तो उन्होंने ये बोला कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भारतीय समाज के लिए बड़ा नुकसान पैदा कर रही है। वो किस प्रकार से पैदा कर रही है कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोग पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अपना पैसा लगा देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, उसकी वजह से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, वहां से उनको फायदा कम मिलता है लोगों को, और एक वो जाल में फंस जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग जो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कहीं न कहीं जुआ या जो होता है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमें ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और ये जो विधेयक है ध्वनि मत से लोकसभा में पारित हो गया। सभी सांसदों को लगा, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये लगा कि हाँ, ये बात सही है, ऐसा हो रहा है। भारत में ये चिंता बढ़ रही है और समाज में एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग बुराई के रूप में देखने को मिल रही है। तो अब ये बिल कैसे प्रस्तुत किया गया, पहले इसकी थोड़ी-सी बात करते हैं। देखिए, अब इसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा पैसे की बात चल रही है, ऑनलाइन गेमिंग और उसके जो ट्रांजैक्शन होंगे ऑनलाइन गेमिंग वाले, उनको बंद करने की बात हो रही है। तो इस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आर्टिकल 117(1), 117(3) के अंतर्गत जो अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत अगर किसी बिल को लेके आते हैं, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। तो ये जो बिल आया था, इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में लाया गया।
आगे देखेंगे ये आर्टिकल 117(1) और 117(3) क्या है प्रॉपर्ली। अभी इस बिल के बारे में देखते हैं कि इस बिल का उद्देश्य क्या है और ऑनलाइन गेमिंग के प्रकार क्या है। देखिए, इस बिल का उद्देश्य सिंपल सा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ, उसको कम करना है। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत में अभी कोई अधिनियम नहीं है। तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानूनी फ्रेमवर्क जो है, उसको तैयार करना है। साथ-साथ में ये जो क्षेत्र है ऑनलाइन गेमिंग वाला, इसको रेगुलेट करना है। इसमें कोई संस्था ऐसी नहीं जो इसको रेगुलेट कर रही हो अभी, तो इसको विनियमित करना है। साथ-साथ में जो एक अच्छे ऑनलाइन गेम होते हैं, उनको बढ़ावा भी देना है, ताकि नवाचार भी हो सके और आर्थिक समृद्धि जो है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। साथ-साथ में इसमें ये बात भी की गई है कि जो नागरिक है, उनके लिए एक तरह से सुरक्षित और जिम्मेवार डिजिटल स्पेस उनके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो डिजिटल स्पेस है, वो भारत के नागरिकों का शोषण कर रहा हो या फिर भारत के नागरिक वहां पे जाके एक तरह से अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो या फिर उनके किसी भी प्रकार से उनके साथ हानि हो रही हो उनकी, है ना। तो ये बोला गया कि जो डिजिटल स्पेस है वो भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित होना चाहिए और डिजिटल स्पेस जिस पे भी वो जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जिम्मेदार रहे। ठीक है। तो अब ऑनलाइन गेम की कुछ श्रेणियां इसमें बताई गई हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो देखिए, पहली है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने खेला हो काउंटर स्ट्राइक, आपने खेला है कभी? तो काउंटर स्ट्राइक जो है वो एक प्रकार का ई स्पोर्ट्स है और हाल ही में बहुत सारे देशों में तो ऐसा चल रहा है जो ई स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाने लग गया है। तो जो ई स्पोर्ट्स है उनका प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, काउंटर स्ट्राइक एक प्रकार का ई स्पोर्ट है जिसको खेला जा रहा है और ये जो है एक तरह से जो खेला जाता है कि आप मेंटली रूप से कितने चपल है या फिर शारीरिक रूप से कितने निपुण है, इन चीजों को इसमें नापा जाता है। हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि ई स्पोर्ट्स जो है वो बोला गया है। ऑनलाइन सोशल गेम बहुत सारे चलते हैं। तो ऑनलाइन सोशल गेम जो होते हैं, देखिए ई स्पोर्ट्स में भी कोई धन की बात नहीं होती है। ठीक है। आपने जैसे कोई ई स्पोर्ट्स अगर खेला हो तो उसमें बस ये होता है कि आप जीतते जाइए, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और आप खेलते जाएंगे आगे। धन की यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। ऑनलाइन सोशल गेम्स जो होते हैं, ये भी बस एक तरह से मनोरंजन के साधन के रूप में काम करते हैं। यहाँ भी कोई धन की बात नहीं होती है या फिर कोई दांव नहीं लगाना होता है। बस आपको खेलना है एक तरह से मनोरंजन के लिए और समय काटने के लिए। तो ऑनलाइन सोशल गेम ये हो गए। अब ऑनलाइन मनी गेम, ये एक बड़ी चीज है। ऑनलाइन मनी गेम जिसमें अगर आपने नाम सुना हो, आजकल तो बहुत सारे प्लेयर जो उसका प्रचार भी करते हैं। रमी की बात नाम सुना होगा आपने, पोकर का नाम आपने सुना होगा। तो ऑनलाइन मनी गेम क्या होता है कि जब आप इसमें जाएंगे तो जैसे कि ये तो कुछ पॉइंट्स तो आपको देते ही हैं, आपको वहां पे शुल्क देना पड़ेगा और आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप उस गेम को खेल सकते हैं। और उसके एवज में आपसे उस ऐप पे वादा किया जाएगा कि अगर आप जीतेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा, या इनाम जीतने की उम्मीद टाइप की होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी जो गेम है इस प्रकार का ऑनलाइन, अगर आप खेलने जा रहे हैं तो शुरुआत में तो ये होता है कि आपको कुछ थोड़ी-थोड़ी रकम जीतने देते हैं। फिर उसके बाद उसका एक एल्गोरिदम इस प्रकार का होता है कि जब आप बड़ी राशि लगाने लगते हैं तो आप फिर धीरे-धीरे हारने लग जाते हो। अंततः आप जीतते नहीं हो। मैक्सिमम लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है, 1-2 लोगों के साथ हो जाए कि वो जीत जाए तो बात अलग है, परंतु मैक्सिमम लोग जो है जो पैसा वहाँ पे लगाते हैं, वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे यही है, ऑनलाइन मनी गेम में आप पैसे देके एंट्री लेते हो, फिर आपको इनाम जीतने की या पैसे जीतने की आपको एक तरह से वो ऐप जो है उसमें प्रॉमिस किया जाता है। और ये जो गेम है या तो आप संयोगवश जीतते हो या फिर आपके कौशल के अनुसार जैसा भी आप जीतना चाहें वो जीत सकते हैं। तो ऑनलाइन मनी गेम, अब जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया, हम लोगों ने किस-किस की बात करी? 3 प्रकार के गेम की हम लोगों ने बात करी है। एक तो हो गया हमारा ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स। ये 3 प्रकार हम लोगों ने देखे गेम्स के। तो सरकार ने जिस पर रोक लगाई है वो है आपका ये। सरकार ने बोला कि ऑनलाइन मनी गेम जो है अब नहीं चलेंगे। सरकार ने बोला कि हम ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स जो है इनको तो बढ़ावा देंगे, परंतु ऑनलाइन मनी गेम जो है अब इनको बिल्कुल ही बंद किया जाएगा। और ये बोला गया कि ऑनलाइन मनी गेम जो है
अगर ये किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो इनके लेन-देन पे पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। इन पे ये भी बोला गया, अगर ऑनलाइन मनी गेम का कोई प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता, उसका एक तरह से एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं कर सकता अब। सब तरह से ये प्रतिबंध है, अगर कोई करता है तो इसमें बोला गया है कि उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है ना? तो इस पे प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, इन दोनों को ये बोला है कि इन दोनों को हम लोग बढ़ावा देंगे, ठीक है? ये बात हमें ध्यान रखनी है, 3 प्रकार के गेम हमने देखे, ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, तो दोनों को बढ़ावा देगी सरकार और ऑनलाइन मनी गेम पर रोक लगाएगी। अगला देखते हैं इसमें क्या है। अब सरकार ने ये बोला कि जो हम लोग ये एक्ट बना रहे हैं, इसके जो प्रावधान रहेंगे, इसको लागू करने के लिए कोई संस्थान होना चाहिए। तो ये बोला कि ऑनलाइन गेमिंग एक प्राधिकरण हम लोग अथॉरिटी बनाएँगे, एक विशेष संस्था बनाएँगे, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे। उन एक्सपर्ट्स का काम क्या होगा कि जो भी नीतियाँ हैं, उनके साथ समन्वय करें और रणनीतिक तरीके से जो 2 गेम की बात करी गई है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उनको बढ़ावा दें और इस क्षेत्र में और उन्नति किस प्रकार से की जा सकती है, इसके सुझाव दें या फिर निगरानी करें और इस क्षेत्र के लिए जो सरकार के जो कानून है, रूल्स है, वो जो रेगुलेट करे, उनका पालन सुनिश्चित करे। अगर कोई उसका वो करता है, ब्रीच करता है, उन नियमों को पालन नहीं करता है, तो ये जो संस्था है, ये हो सकता है कि उसके ऊपर जुर्माना लगा सकती है। ठीक है? अब जो आर्टिकल की हमने शुरुआत में बात करी थी, उनके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 117(1) और 117(3). देखिए 117(1) जो है, इसमें प्रावधान ये किया गया कि अनुच्छेद 110 में जो मनी बिल है, उसकी परिभाषा दी गई है। तो इसमें ये बोला कि 110 में दिए गए किसी भी विषय की उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन जो होता है, वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लाया जा सकता है। साथ-साथ में केवल उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप लोगों ने अगर पॉलिटी में थोड़ा देखा होगा, तो पॉलिटी में अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा। पॉलिटी में 3 प्रकार के बिल होते हैं। एक तो मनी बिल होता है, एक वित्तीय विधेयक टाइप 1 होता है, एक वित्तीय विधेयक टाइप 2 होता है। तो ये उसी से संबंधित है। मनी बिल तो 110 और 112 के आसपास आ जाता है और ये दोनों जो है वित्तीय विधेयक 1 और 2 से संबंधित है। तो 117(1) में ये दिया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें ये बोला कि भारत की संचित निधि से होने वाला अगर कोई भी व्यय है, तो उसके लिए संसद जो है, उससे विधेयक पारित करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन बिल भी उसका नाम होता है। तो उसके लिए भी अगर संचित निधि से कोई पैसा खर्च करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही उस बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी बात 117(3) में करी है। ठीक है। संचित निधि की थोड़ी सी बता देता हूं। ये आर्टिकल है 266 में है और भारत सरकार का जितना भी पैसा आता है, वो सभी संचित निधि में आता है जनरली और खर्च भी अगर करना होता है, तो 266 के तहत जो संचित निधि बनाई गई है, उसी से खर्च होता है और ये है कि उसको खर्च के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पारित करना होता है सरकार को और वो बिल जो है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। तो हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया, उसके बारे में। इन अनुच्छेदों के बारे में अगर कभी न्यूज़ में डिटेल में आएगा, तो फिर बात करेंगे। अब हाल ही में हाल ही में क्या थर्ड न्यूज़ है, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। देखिए क्या हुआ है, संसदीय समिति जो थी, एक स्थायी संसदीय समिति, उसने ये बोला कि निजी शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण है, उसका उसने समर्थन किया। उसने ये बोला और समिति ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस का हवाला दिया। उसने ये बोला कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, निजी क्षेत्र वाले, उनमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और उसका उसने पुरजोर समर्थन किया और कुछ सरकार को सुझाव भी दिए कि क्या करना चाहिए। तो वही इस न्यूज़ में हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखिए अब क्या है, इसमें बात ये सबसे पहले ये बताएगा कि निजी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा-सा फैक्ट दिया है। वो क्या है कि जो हाशिए पर मौजूद समुदाय है, उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है किसमें निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, बिट्स पिलानी जो है, उसमें 2024-25 का एक आंकड़ा दिया हुआ है कि वहाँ पे लगभग 5137 छात्र हैं। उसमें से केवल 10% ओबीसी के, 0.5% एससी के और 0.8% एसटी के हैं। तो देख सकते हैं कि जो हाशिए पर मौजूद समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनका प्रतिनिधित्व कितना कम है यहाँ। बिट्स बिट्स का नाम अगर आपने नहीं सुना, तो ये है
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और ये पिलानी जो है ये राजस्थान के झुंझुनू में पिलानी है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है ये, है ना। अच्छा इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे कितना कम रिप्रेजेंटेशन है हाशिए पर स्थित लोगों का। अब एक ये भी बात है कि क्यों जो समुदाय है, हाशिए पर स्थित जो समाज के समुदाय है, वो क्यों निजी शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा पाता? क्योंकि एक तो फीस जो है उसकी अगर बात की जाए तो निजी विश्वविद्यालय जो होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो जो हाशिए पर मौजूद समाज के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए उस फीस को वहन करना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए ये दो फैक्ट हमने देखे। अब ये देखते हैं कि आवश्यकता क्यों है। अब निजी क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये एक बात। अब ये बोला कि जो उच्च शिक्षा है उसमें निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है। वो कैसे? कि एक हमारे यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-22। ये जो सर्वे है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो करवाती है, ठीक है। इस सर्वे में ये बात निकल के आई कि लगभग 65.3% जो है कॉलेज जो है वो निजी है और वो सरकार से कोई सहायता नहीं लेते। तो सरकार से सहायता नहीं लेते तो मतलब समझ रहे हैं आप, 65% जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में निजी क्षेत्र काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभुत्व है। अगर प्रभुत्व है तो फिर बाकी जो हाशिए पर मौजूद समाज के बच्चे हैं वो कैसे वहां पे एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उनका प्रतिनिधित्व कम है, साथ साथ में उनकी फीस जो है उनके लिए वहनीय नहीं है। और लगभग 517 निजी विश्वविद्यालय भारत में मौजूद है, ऐसी बात ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पे निकल के आई थी ना। अब ये दिख रहा है कि 65% तो निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय बहुत कम है। और सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 की, उसके तहत ये लक्ष्य रखा कि हमें सकल नामांकन अनुपात जो है हायर एजुकेशन में उसको 50% करना है। अब अगर 50% करना है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की बदौलत तो नहीं हो सकता, इसके लिए निजी क्षेत्र की भूमिका की भी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए हमें आरक्षण की आवश्यकता है। एक तो ये कि निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है, दूसरा ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता सीमित है, इसलिए हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, है ना, मतलब उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में। अब बात करते हैं, अब जो संवैधानिक प्रावधान क्या है, जब संचालित समिति बोल रही है तो कुछ संवैधानिक प्रावधान भी होंगे इस तरह के जो निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें आरक्षण के बात करते हैं। तो देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15(5) भारतीय संविधान का। इसमें यह बोला हुआ है कि निजी क्षेत्र के साथ साथ अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, निजी क्षेत्र के साथ साथ जो अन्य शैक्षणिक संस्थाएं, जिसमें अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे अल्पसंख्यकों के लिए बात करी जाती है, उनके लिए स्पेशली वो स्थापित किया जाता है। में एससी एसटी या फिर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनको ओबीसी भी जनरली बोला जाता है, कि प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान जो है वो सरकार कर सकती है। ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल 15(5) में लिखा हुआ है। तो ये संवैधानिक रूप से भी सत्य है कि हाँ ऐसा आरक्षण होना चाहिए उच्चतर निजी शिक्षा क्षेत्र, निजी विश्वविद्यालय में, है ना। अब कोर्ट ने भी कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो कि अनुच्छेद 15(5) की संवैधानिक वैधता को स्पष्ट करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 2014 में केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का जो अनुच्छेद 15(5) है वो संवैधानिक वैधता है उसकी स्पष्ट किया है और उसको बरकरार रखा कि हाँ जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोगों को, एससी एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको। तो संवैधानिक प्रावधानों की भी बात कर ली। तो ये तो सारा हमने बैकग्राउंड देखा कि क्यों आवश्यकता है और वर्तमान स्थिति क्या है और संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब कमेटी क्या बोलती है, कमेटी की सिफारिशें क्या है? कमेटी ये बोलती है कि सरकार को कानून के माध्यम से ऐसा आरक्षण जो है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकार को एक कानून पारित करना चाहिए इसके माध्यम को, जिससे संविधान के जो आर्टिकल 15(5) है उसमें जो बात लिखी गई उसको पूरी तरह से लागू किया जा सके। और ये बोला गया कि निजी उच्चतर शिक्षण संस्थान जो है
उसमें ओबीसी को 27%, एससी के लिए 15% और एसटी हेतु 7.5% आरक्षण को अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसी बात संसदीय समिति ने सिफारिश करी है। ठीक है, अगला बात करते हैं सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी। अब सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी क्या होगी? मतलब देखिए, अब निजी शिक्षण संस्थान जो है अगर आरक्षण लागू करेंगे तो उस प्रावधान का अपोज करेंगे हम। तो सरकार ये मतलब समिति ये सिफारिश कर रही है कि ठीक है, मान लीजिए अगर निजी शिक्षण संस्थान की 10 लाख रुपए फीस है, ठीक है, और वो निजी शिक्षण संस्थान आरक्षण लागू करता है और बोलता है कि हम जो कमजोर वर्ग के बच्चे होंगे उनसे फीस कम लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो बीच का गैप है वो सरकार फुलफिल करे। मतलब सरकार अपनी वित्तीय जिम्मेदारी भी निभाए इस संविधान के आर्टिकल 15(5) को लागू करने के लिए। जैसे कि हमने आरटीआई एक्ट 2009 जो है उसमें निजी स्कूलों में बात करी गई कि 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित रहेंगे कमजोर वर्ग के लिए। तो ऐसा ही मॉडल उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी लगाया जा सकता है, निजी क्षेत्र के जो होते हैं। ठीक है, और समिति क्या सिफारिश करती है, और ये बोलती है कि जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है ओबीसी के लिए, इसको एक बेहतर तरीके से लागू किया जाए और इसको समय समय पर अपडेट किया जाए। देखिए, क्रीमी लेयर मतलब ये है कि अभी वर्तमान में ऐसा है कि ओबीसी क्रीमी लेयर में 8 लाख की सीमा है। 8 लाख से उस जिसके पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, किस सर्विस में उसके पेरेंट्स है क्या नहीं, उसमें हम लोग नहीं आते, परंतु 8 लाख से अगर इनकम ज्यादा है तो उसको क्रीमी लेयर में ट्रीट किया जाएगा। मतलब क्रीमी लेयर हो गया वो, अब उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर 8 लाख से ज्यादा इनकम है तो, मम्मी और पापा की मिलाकर। ठीक है, अगर 8 लाख से कम है तो उसको ओबीसी का जो रिजर्वेशन उसका लाभ मिलेगा। तो यही समिति बोल रही है कि जो ओबीसी के क्रीमी लेयर का सिद्धांत है इसको एक तरह से अपडेट किया जाए, इसके मानकों को समय समय पर, ताकि जो समाज का जो और सबसे निचले वंचित लोग हैं वो भी इसका लाभ ले सके। ऐसा नहीं हो कि उनकी इनकम 8 लाख है और 8 लाख से नीचे वाले जो लोग हैं जिनके पास सुविधाएं कम होती है पहले से ही, वो इसका लाभ ना ले सके। ठीक है, जागरूकता और आउटरीच अभियान भी सरकार को चलाना चाहिए। वो क्यों? मतलब समिति ये बोलती है कि जब आपको अगर ये आरक्षण लागू करना है तो आप एनजीओ हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, समुदाय हो गए, उनके माध्यम से इस बात को फैलाइए कि जो हाशिए पर मौजूद समाज के जो बच्चे हैं उनमें जागरूकता आनी चाहिए कि हम निजी सेक्टर जो निजी उच्चतर शिक्षण संस्थान है वहां पे एडमिशन ले सकते हैं और सरकार हमारी सहायता करेगी इसके लिए। तो सरकार को जागरूकता और आउटरीच अभियान भी शुरू करने चाहिए। ये भी समिति ने सिफारिश करी। तो ये हम लोगों ने इस न्यूज के बारे में पूरा देखा कि निजी उच्चतर शिक्षण संस्थान जो है उसमें आरक्षण की आवश्यकता क्यों है और संसदीय समिति उसके बारे में सिफारिश कर रही है। ठीक है, अब चौथी जो हमारी न्यूज है उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, चौथी न्यूज ये है कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में हाल ही में एक समझौते के लिए, मतलब व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुआ है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस वो होती है, देखिए, जब अब ये व्यापार समझौते के लिए बात करने बैठेंगे, फ्री व्यापार समझौते के लिए, तो इन्होंने पहले टर्म ऑफ रेफरेंसेस डिसाइड कर ली कि हम किस किस वस्तु और सेवा के लिए ये बात करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब्रप्ट रूप से हम लोग सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आप हमसे क्या इंपोर्ट करते हैं, हम आपसे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में लिस्ट बना ली गई कि इन इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टर्म ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हम इस यूज में हम लोग ये एनालिसिस करने वाले हैं कि जो ये क्षेत्र है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अगर इसके साथ ये समझौता होता है, कोई व्यापार समझौता, तो हमें क्या लाभ होगा। ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं। देखिए, अब संभावित लाभ क्या होंगे अगर समझौता हो जाता तो। सब देखिए, ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है और कुछ एरिया का ये है। तो सबसे पहले समझौते के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या आर्थिक लाभ होंगे। देखिए, आर्थिक लाभ ये है कि जो व्यापारिक संभावनाएं दोनों उस यूनियन के बीच में और भारत के बीच में है उनका उजागर होगा। सीधी सी बात है कि व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच में आर्थिक साझेदारी जो है वो मजबूत होगी। अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 2024 में लगभग 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है इस ब्लॉक के साथ भारत का, जो कि 2023 की तुलना में 7% अधिक है। तो अगर ये समझौता होता है भविष्य में तो ये 69 बिलियन की जगह ये व्यापार और भी बढ़ सकता है। ठीक है,
अगला है बाजार तक पहुंच। अब होगा क्या, जो भारत के जो निर्यातक है उनको एक बड़ा ब्लॉक मिल जाएगा, इसमें इस ब्लॉक में 5 देश शामिल है ना। तो उन भारत के निर्यातकों के लिए एक तरह से एक नया बाजार खुल जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से अमेरिका जाने वाला जो निर्यात था उस पे टैरिफ इम्पोज कर दिया है। तो भारतीय निर्यातक जो है उनको अलग बाजारों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे लिए नए क्षेत्र और नए देशों में विस्तार करने में मदद करेगा अगर ये समझौता आगे होता है तो, है ना। तो बाजार मिलेगा भारतीय निर्यातकों को नया। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, वो किस प्रकार से? अगर भारत के साथ ये समझौता होता है इस ब्लॉक का, भारत और इस ब्लॉक का, तो भारत की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। एक टर्म यहां पे दी हुई, गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की स्थिति मजबूत होगी। गैर बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये थोड़ा सा टर्म मुझे बताइए कि क्या है वास्तव में। देखिए, बाजार मार्केट इकोनॉमी उनको बोलते हैं जो कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पे चलती है, और गैर बाजार अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पे वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उनकी कीमतें जो है वो उसमें सरकार निर्धारित करने में उनका सरकार का हस्तक्षेप रहता है एक तरह से। तो गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की स्थिति जो है वो मजबूत होगी, भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और ये बोला जा रहा है कि भारत के जो एमएसएमई सेक्टर है, जो कि भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है, उसके लिए भी ये लाभदायक होगा। अब ऊर्जा साझेदारी की बात करें तो वो क्या है? देखिए, ये जो ब्लॉक है इसमें जो देश शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो इनके पास प्राकृतिक संसाधन जो है, ऊर्जा संसाधन और प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में वहां पे उपलब्ध है। जैसे कजाकिस्तान के पास यूरेनियम भी अच्छा खासा मात्रा में उपलब्ध होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा जो है वो हमारे आर्थिक समृद्धि के लिए और आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा है कि हम हमारी जो तेल की आवश्यकता है उसका लगभग 85% जो है वो आयात करते हैं, और वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल कच्चे तेल का आयात जो है वो लगभग 35 से 40% हिस्सा अकेले रूस से आ रहा है। इससे पहले ईरान से भी काफी अधिक मात्रा में आया करता था, परंतु जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए उसके बाद हम लोगों ने रूस से खरीदने शुरू कर दिया। अब रूस के मामले में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, वापस से अमेरिका इस बात पे बोल रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए। तो अगर हमें हमारी जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका विविधीकरण करना है, और ऊर्जा के माध्यम से हमें ऊर्जा ऊर्जा में अगर हमें ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें नए देश देखने पड़ेंगे जो हमें ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति कर सके। ठीक है, तो ये ब्लॉक भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। रणनीतिक लाभ क्या होगा? देखिए, ये जितने भी देश इसमें शामिल है कहीं ना कहीं पहले यूएसएसआर के भाग रहे हैं। तो जब रूस के साथ तो भारत के संबंध वैसे ही अच्छे हैं, अब इन देशों के, इस ब्लॉक के देशों के साथ अगर ये समझौता होता है तो उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध घनिष्ठ होंगे, एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भारत के उन देशों के साथ भी संबंध, द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे। और भारत की जो एक नीति है मल्टी अलाइनमेंट, इसका मतलब ये है कि हम विविध देशों के साथ संतुलित रूप से संबंध हमारे विकसित करेंगे। तो मल्टी मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति है भारत की विदेश नीति है जो, उसको भी ये मजबूत करेगी कि हम विविध देशों के साथ अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। तो ये संभावित लाभ इसके हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है वास्तव में। देखिए, इसमें ये देश शामिल है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस। और मैं आपको बता रहा था कि कजाकिस्तान में जो एक अच्छे खासे यूरेनियम का यहाँ पर रिजर्व है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है और एकीकरण के लिए बनाया गया है। 2014 में इसकी स्थापना हुई है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रीटी के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। लाभ क्या है? जितने भी इसमें 5 सदस्य देश हैं उनके बीच में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रमिक आदि का एक तरह से स्वतंत्र रूप से आवागमन होता है। तो इस ब्लॉक के साथ अगर भारत के व्यापारिक समझौता होता है कोई, तो इन सब देशों में भारत का व्यापार एक तरह से आयात निर्यात तो बढ़ जाएगा। रूस के साथ तो हमारा खैर ठीक ही है, परंतु रूस को हम बहुत ज्यादा चीजें निर्यात नहीं करते हैं, आयात अधिक करते हैं। तो हो सकता है कि रूस के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध और बढ़े। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस टर्म ऑफ रेफरेंस जो हुआ है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और भारत के बीच में, उसके बारे में बात करें। अब बात करते हैं हमारी पांचवी महत्वपूर्ण खबर की। हमारी पांचवी महत्वपूर्ण खबर क्या है?
देखिए, अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की, उसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें अग्नि 5 की क्या खूबियाँ हैं, कौन उसको बनाया है, इसके बारे में सारी चीज़ें। और अग्नि 5 जो है भारत की, वो एक तरह से आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर इस मिसाइल को के माध्यम से हमला किया जा सकता है। अब जो ये सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है, ये किया है सामरिक बल कमान जो एक बनाया गया है उसके द्वारा। और ये सामरिक बल कमान जो है, ये परमाणु कमान प्राधिकरण है, जो कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखता है, देखता है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उसके अंतर्गत आता है ना। और देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के भंडार प्रबंधन प्रशासन देखता है, मैंने आपको बताया। मुझे एक चीज यहाँ पे ये बताना है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, कि सामरिक और रणनीतिक हथियारों में अंतर क्या होता है। टर्म तो वैसे सेम ही दिख रही है, सामरिक और रणनीतिक क्या है। तो सामरिक हथियार जो होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, रणनीतिक वाले बड़े होते हैं। सामरिक हथियार जो है वो युद्ध के मैदान में उपयोग किए जा सकते हैं, परंतु रणनीतिक हथियार जो हैं, इनको अगर किसी शहर पे हमला करना है या फिर किसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करना है, उनके लिए यूज किया जाता है। तो जनरली यूज जो होते हैं वो सामरिक हथियार होते हैं। ठीक है, अब अग्नि 5 के बारे में बात करते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही है कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सतह से सतह वार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? देखिए, जब इसको पृथ्वी के एक होती है प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो होती है, उसके माध्यम से जब इसको छोड़ा जाता है, तो ये पृथ्वी यहाँ जाती है और फिर इसके साथ जो एक तरह से बूस्टर होता है, वो बूस्टर इससे अलग हो जाता है, नीचे गिर जाता है और फिर ये पृथ्वी का ये जो मार्ग होता है परवलय, उसका अनुसरण करती है। और इसका विकास जो किया है, वो भारत के एक संस्थान है, डीआरडीओ, बहुत नाम सुना होगा आपने, उसने किया है। और ये किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया? भारत का एक प्रोग्राम चल रहा था, वो था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये 1984 में शुरू किया गया था और इसके तहत 5 मिसाइलें बनाई गई है, जिनको पटना नाम से याद किया जा सकता है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, है ना। ये 5 मिसाइलें बनाई गई है ताकि भारत की जो डिफेंस है उसको मजबूत किया जा सके। और ये कार्यक्रम ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। अब इसमें तकनीक की अगर हम लोग देखिए, अब इसमें एक 3 चरण वाला ठोस है, मतलब इसमें जो ईंधन का उपयोग किया जाता है वो ठोस ईंधन है। और महत्व अगर इसकी बात करें तो क्या है, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। मतलब एक्चुअली क्या है कि ये जो मिसाइल होती है, ये बहुत सारे वॉरहेड ले जा सकती है और अलग-अलग जगह गिरा सकती है, मल्टीपल जगह गिरा सकती है, ये इसमें बात की गई है। और भारत जो है, भारत इन क्लब में शामिल होने वाला, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, उस क्लब में शामिल है। और कहीं न कहीं ये जो देश है, कुछ देश हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, अभी तक इन्हीं देशों के पास इतनी लंबी रेंज की मिसाइल है, 5000 किलोमीटर से अधिक की। 5000 से किलोमीटर से अधिक की जो मिसाइल होती है, उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। तो भारत भी उस क्लब में शामिल हो गया, मतलब भारत लगभग 5वां देश है इसके लिए। बहुत कम देशों के पास ये तकनीक है। अब उसमें और क्या है, मैंने आपको ये बात चीज बता दी वैसे लिखा हुआ, कि जब ये आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई तक उसको पहुंचाया जाता है, उसके बाद जो है वो बूस्टर अलग हो जाता है और मिसाइल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए मिसाइल है, इसको ऊपर भेजा जाएगा, यहाँ से फिर बूस्टर अलग हो जाएगा और फिर पृथ्वी के जो परवलयी पथ है उसका ये अनुसरण करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक तरह से चलेगी। हथियारों के प्रकार क्या है? मतलब ये परमाणु और पारंपरिक जो हथियार होते हैं, दोनों तरह के वारहेड ये ले जा सकती है। मतलब इस मिसाइल से परमाणु हमला भी किया जा सकता है और पारंपरिक हमला भी किया जा सकता है। मिसाइल रेंज वर्गीकरण क्या है? देखिए, शॉर्ट रेंज भी है, एक ये अलग है इससे, इसमें आप मत जाइएगा, ये बस मिसाइल का एक वर्गीकरण किया हुआ है। अगर मिसाइल शॉर्ट रेंज है, मतलब 1000 किलोमीटर से कम की है, उसको सामरिक यानी कि सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। जनरली वो युद्ध के मैदान में उपयोग होती है, क्योंकि सेनाएं जब आमने सामने लड़ रही होती है, तो उसमें आपको छोटी, मतलब कम दूरी की मिसाइल चाहिए होती है। मीडियम रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच में। इंटरमीडिएट रेंज यानी कि 3000 से 5500 किलोमीटर के बीच में। लॉन्ग रेंज क्या होगी?
5500 किलोमीटर से अधिक, और इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये भारत की जो अग्नि 5 है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सब प्रकार की मिसाइल है भारत के पास, अग्नि 1 है, 2 है, 3, 4, 5, सब तरह की अलग 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 संस्करण भी है। कोई नौसेना के उपयोग के लिए, कोई थल सेना के उपयोग के लिए, कोई एयरफोर्स के उपयोग के लिए, अलग अलग प्रकार के बनाया है। तो हमें बस इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रखने कि किसने बनाया है और किस टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग है। गुरुत्वाकर्षण बल की चालन चलती है, एंड डीआरडीओ ने इसको बनाया है, और मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकती है, परंपरागत भी और परमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक संगठन आया है, नागर विमानन सुरक्षा संगठन। क्या है, अगली हमारी जो न्यूज है वो क्या है, मतलब जो एविएशन है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, इसके लिए भी संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है। तो उस रिपोर्ट में जो संसदीय समिति ने सिफारिश करी, उनके बारे में हम लोग मेनली देखते हैं। देखिए, भारत में हाल ही में 1-2 महीने पहले हम लोगों ने देखा कि अहमदाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हुई। एयरप्लेन क्रैश कर गया और वहां पे बहुत जितने भी लोग थे उसमें से लगभग सभी लोग मर गए, एक आदमी बचा हुआ था। तो भारत में जो नागर विमानन क्षेत्र है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से करी जाए, तो वो सब इस समिति ने एनालिसिस किया कि क्या कमियां हैं, और कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो ये जो समिति की जो जितनी भी कमिटीज हैं, इनकी जो सिफारिशों के बारे में अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, परंतु हम अगर उससे संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समिति को कोट करते हुए लिख सकते हैं कि समिति ने हाल ही में ये सिफारिशें करी हैं। जैसे कि आरक्षण के ऊपर अगर कोई सवाल आता है, तो आरक्षण के मामले में हम लोग उस समिति का कोट करते हुए लिख सकते हैं कि हाँ, कमेटी ने बोला है अभी कि उच्चतर शिक्षण संस्थान है उसमें आरक्षण होना चाहिए। तो अब लोग बात करते हैं कि नागर विमानन क्षेत्र के लिए क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और क्या कमियां हैं। तो क्लासिफिकेशन ऐसा है कि विनियामक स्वायत्तता और क्षमता बढ़ाना इसमें क्या है, मतलब देखिए ये तो क्षेत्र हो गए, ये मुद्दे हो गए, और ये कमेटी की सिफारिश होगी। तो ये बोला कि डीजीसीए जो है, डीजीसीए क्या है ये आपको बताता हूँ। नागर विमानन महानिदेशालय जो है वो डीजीसीए है, जो पूरा इसको देखता है भारत में इसका परिचालन जो देखता है नागर विमानन का। तो डीजीसीए ये बोला कि डीजीसीए में लगभग 50% जो स्टाफ है उसकी कमी है, ऐसा निकल के आया है। क्योंकि जो डीजीसीए के कुछ उच्च अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो यूपीएससी के माध्यम से होती है, और यूपीएससी की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, ऐसा समिति ने बोला। तो ये फिर बोल रही है कि डीजीसीए को कुछ प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाए, या फिर कोई अलग से एक भर्ती एजेंसी हो जो कि डीजीसीए के लिए भर्ती कर पाए अधिकारियों की। अगला ये है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो उनके पास काम ज्यादा इसलिए उनको थकान होती है, साथ साथ में उनके स्टाफ की कमी है, वो भी है। तो अत्यधिक कार्यभार का सामना करना पड़ता है। तो समिति ये सिफारिश कर रही है कि थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली को तत्काल रूप से लागू किया जाए। अब प्रणाली क्या होगी कि अगर एक कार्य के घंटे निर्धारित किए जाए, कितने समय तक कार्य करेगा, फिर उसको रेस्ट मिलेगा, और स्टाफ भी बढ़ाया जाए, स्टाफिंग के लिए एक तरह से ऑडिट किया जाए, और वो जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण भी दिया जाए, उनकी क्षमता में विस्तार किया जाना चाहिए, ऐसा भी कमेटी बात कर रही है। तीसरा क्षेत्र जिसके बारे में कमेटी ने बात करी वो क्या है कि निगरानी और प्रवर्तन तंत्र मजबूत करना। तो क्या है कि विशेष रूप से विमान की उड़ान योग्यता और एयरपोर्ट मानकों में कई खामियां हैं। मतलब उड़ान योग्यता और जो एयरपोर्ट पे मानक होने चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से नहीं है, और उसमें कुछ खामियां ऐसा कमेटी बोलती है। तो कमेटी ने बोला कि इसके लिए समयबद्ध तरीके से एक तंत्र बनाया जाए, और वित्तीय दंड या फिर सख्त परिवर्तन कार्रवाइयां, जो भी एयरलाइन कंपनी है अगर वो उड़ान योग्यता, जो भी पायलट्स हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए, या फिर एयरपोर्ट के मानकों का अगर पालन नहीं करती है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाए प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से, और वो एनफोर्स किया जाए ताकि किसी मिस्टेक की वजह से कोई विमान की दुर्घटना ना हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्षेत्र समिति ने बताया कि बार बार होने वाली परिचालन जोखिमों को सुलझाना। तो मतलब अब ये कमिटी बोल रही है कि एक समर्पित ऑकरेंस रिव्यू बोर्ड है भारत में, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है कि जो घटनाएं हो रही है, कोई भी दुर्घटना हो रही है, उसकी गहन जांच नहीं हो पाती है, या मूल कारण पता नहीं लग पाता। तो कमिटी ये रिकमेंडेशन करती है कि जो भी घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, उसके मूल कारण वास्तव में क्या है उसका विश्लेषण करना है, और उसके बाद उपचारात्मक कार्यक्रम वो लेके आना है। ऐसा ना हो देखिए, जब विमानन की कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें बचने के चांसेस
ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो कमेटी ये बोल रही है कि अगर कोई भी दुर्घटना हो चुकी है किसी भी कारण की वजह से, तो उसके कारण का प्रॉपर तरीके से विश्लेषण होना चाहिए और उपचारात्मक कार्यक्रम लाने चाहिए, ऐसी बात करती है। अगला क्षेत्र कमेटी ने क्या बोला? घरेलू रखरखाव, मरम्मत और कायापलट यानी कि एमआरओ क्षमताओं का विकास करना। अब ये क्या है? हमारे देश में कमी क्या है कि विमानन क्षेत्र के लिए अगर हम लोग कोई पुर्जे आयात करते हैं तो उनपे कर जाता है। साथ-साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो घरेलू एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस और रिपेयर मेंटेनेंस मतलब घरेलू रखरखाव, मरम्मत और कायापटल एक तरह से करना। एमआरओ कंपनियां उनको बोलते हैं, जो मतलब यही ना कि जैसे कल कोई पुर्जा खराब हो गया तो उसकी सही करनी, मेंटेनेंस करना है, रखरखाव करना है। तो उन कंपनियों के समक्ष चुनौतियां क्या है कि अगर ये कंपनियां कोई बाहर से आयात कर रही है कोई पुर्जा, एक तो उस पे कर ज्यादा लगाया जा रहा है। साथ-साथ में इन कंपनियों के पास खुद के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं है। तो कमेटी क्या रिकमेंडेशन करती है कि घरेलू एमआरओ जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो टैक्स स्ट्रक्चर है, कर संरचना है, उसको थोड़ा सा युक्तियुक्त बनाया जाए। उन कंपनियों को वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और जैसे हम लोग कौशल विकास की बात करें, उस तरह से राष्ट्रीय विमानन कौशल विकास मिशन की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि जो मेंटेनेंस का काम है, रिपेयर का काम है, रखरखाव का काम है, काम में जो कंपनियां लगी हुई हैं, उनको एक बेहतर प्रशिक्षित मानव संसाधन मिल सके, ऐसे बात करती है कमेटी। अगला क्षेत्र क्या है? न्यायोचित कार्य संस्कृति और विसल ब्लोअर सुरक्षा की स्थापना। तो कमेटी ने यह पाया कि कभी-कभी दंड का भय रहता है, इसकी वजह से जो अधिकारी होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते हैं या कर्मचारी रिपोर्ट नहीं करते हैं गलतियों की। तो कमेटी ने रिकमेंडेशन करी कि नहीं, अगर कोई गलतियों की रिपोर्ट कर रहा है तो विसल ब्लोअर जो होता है उसके प्रोटेक्शन का एक ढांचा लागू किया जाए विमानन क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अन्य सुर्खियों की। इसमें हमारी पहली खबर है हमारी अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है संविधान में, उनके बारे में। बट ये न्यूज में क्यों आया? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार जो है उसने एक विधेयक पारित किया है, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित किया है। उसके तहत ये बात की गई है कि जो मदरसा बोर्ड है उनको समाप्त करेंगे और उसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो है उसको हम लोग बनाएंगे। तो न्यूज यहाँ पे ये है कि भारतीय संविधान जो है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए मेनली जो प्रावधान किए गए वो आर्टिकल 29 और 30 में किए गए हैं। तो आर्टिकल 29 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 29(1) जो है, इसमें क्या प्रावधान है कि देखिए, नागरिकों के कोई भी वर्ग हो, उसको अपनी अगर उसकी कोई विशेष भाषा है, कोई लिपि है, ठीक है, साथ साथ में कोई संस्कृति है, तो उसको संरक्षित करने का अधिकार उसके पास है। ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल 29(1) में लिखा हुआ है। 2 में ये लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा जो वित्त पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान जो होते हैं, वो किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई शिक्षा संस्थान है, वो राज्य से पैसे लेते हैं या किसी भी प्रकार की कोई सहायता लेते हैं, जैसे राज्य ने उसके लिए जमीन दे दिया है ना, या राज्य से मान्यता प्राप्त है वो, है ना, तो राज्य सरकार के अगर पोषित है और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है, तो वहां पर एडमिशन लेने के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर। ऐसी बात आर्टिकल 29(2) में लिखी है। अब आर्टिकल 30(1) क्या है? इसमें 2 बात की गई है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, है ना। धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, देखिए यहां पे क्या है, नागरिक के किसी भी वर्ग की बात की गई। और 30 में जो क्लियरली लिखा हुआ है, धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार होगा और उसको प्रशासित करने का अधिकार होगा। मतलब ये कि जो भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको अपने लिए शिक्षण संस्थान स्थापित करने का और उसका प्रशासन करने का अधिकार है संवैधानिक रूप से, ऐसा आर्टिकल 30(1) में लिखा हुआ है। आर्टिकल 30(2) की अगर बात करें तो इसमें यह लिखा हुआ है कि शिक्षा संस्थान जो होते हैं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध केवल इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब देखिए, इसमें आर्टिकल 30(2) में बात ये लिखी हुई है कि राज्य जब
किसी को सहायता दे रहा है, किसी शिक्षा संस्थान को सहायता दे रहा है, तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये शिक्षा संस्थान तो धार्मिक या फिर भाषाई रूप से अल्पसंख्यकों का है, इसलिए यहाँ पे अनुदान नहीं दिया जाएगा। मतलब राज्य भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर शिक्षा संस्थान को अनुदान या फिर किसी प्रकार की सहायता देने की बात आई, तो राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा धार्मिक और भाषाई जो रूप से अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान है उनके लिए। तो आर्टिकल 29-30 के बारे में मेनली ध्यान रखिए कि अल्पसंख्यकों के भाषा, संस्कृति और लिपि के संरक्षण के अधिकार के लिए। अब आपको एक बात मुझे ये बतानी है कि भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय माने गए। मतलब कौन, जैसे कि एक नाम तो मैं आपको देता हूँ, जैन जो है उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। ऐसे किस किस कम्युनिटी को अल्पसंख्यक माना गया है और किस एक्ट के तहत माना गया है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे लेख देखते हैं क्या है। लिपुलेख दर्रा। देखिए लिपुलेख दर्रे के बारे में हम लोग कल जब बात कर रहे थे इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, कि हाल ही में लिपुलेख दर्रे से व्यापार शुरुआत किया गया, दोनों देशों के बीच में सहमति बनी कि लिपुलेख से हम लोग जो व्यापार है हमारा वो चालू करेंगे। तो नेपाल ने इस पे आपत्ति जताई। नेपाल ये बोल रहा है कि लिपुलेख जो जगह है वो तो हमारी है, आप लोग कैसे व्यापार कर सकते हो वहां से, और भारत कैसे चाइना के साथ ये समझौता कर सकता है कि इस जगह से व्यापार करेंगे। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल की ये जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया कि इसका कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है कि लिपुलेख आपका था। तो हमारे लिए तो इसमें बात ये कि लिपुलेख क्या है। परंतु एक छोटी सी बात हो रही है कि 2020 में क्या हुआ था, नेपाल ने अपना हक जताने के लिए कुछ एरिया पर एक संवैधानिक संशोधन कर दिया था और लिपुथीरिया, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी इनको नेपाल का हिस्सा बता दिया था, ठीक है। लिपुलेख दर्रा का है, इसके थोड़े से बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है, ये कल भी देखा था हमने। और भारत और चीन, मतलब एक तरह से भारत को ये तिब्बत से कनेक्ट करता है, तो ये एक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। साथ साथ में जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है वो भी इसी रास्ते से होती हुई जाती है। तो भारत के लिए व्यापारिक रूप से और साथ साथ में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा जो है वो महत्वपूर्ण है। तो लिपुलेख की हम लोगों ने बात करी। आगे देखते हैं कोल गैसिफिकेशन, यानी कि कोयला गैसीकरण। देखिए हाल ही में नीति आयोग ये बोलता है कि भारत का जो कोयला है, भारत में जो कोयला उत्पादित होता है उसमें राख की, मतलब ऐश कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो भारत में जो ये कोल गैसिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा संशय नीति आयोग ने जारी किया है। तो अब ये एक फैक्ट है कि भारत का जो कोयला होता है उसमें राख की मात्रा लगभग 30 से 45% के आसपास होती है, जो कि बहुत ज्यादा है ना। और भारत का जो कोयला उसमें एल्यूमिनियम और सिलिका का भी उच्च अनुपात होता है। तो इसके चलते ये बात निकल के आ रही है कि जो कोल गैसिफिकेशन की टेक्निक है वो अनुपयुक्त हो सकती है, भारत में उसका बहुत ज्यादा उपयोग ना किया जाए। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताना एक चीज कि कोयले के प्रकार कितने हैं और उनमें ऐश कंटेंट बताना। कोयले के प्रकार और ऐश कंटेंट बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कोल गैसिफिकेशन की टेक्निक क्या है। देखिए कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है, कुछ नहीं है, कोयला जो है इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और एक सिंथेटिक गैस बनाई जाती है ना, सिन गैस भी जिसको बोला जाता है, सिंथेटिक गैस बनाई जाती है। और वो सिंथेटिक गैस जो बनाई जाती है उस सिन गैस का उपयोग बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि बिजली उत्पादन में किसा कर सकते हैं, ऊर्जा दक्ष फ्यूल सेल तकनीक में उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ में इसका उपयोग मेथेनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस एसएनजी तथा उर्वरक जैसे कि डाउन स्ट्रीम उत्पादों के निर्माण में कर सकते हैं। मतलब क्या है, हम ये करने वाले थे कि कोयले से कोल गैसिफिकेशन टेक्निक का उपयोग करके हम बनाने वाले थे सिन गैस, सिंथेटिक गैस जिसको बोलते हैं। तो सिन गैस बनाएंगे। सिन गैस का उपयोग जो है वो बहुत सारी चीजों में किया जाता है। ये हमने बात करी कि बिजली उत्पादन, उद्योग दक्ष और फ्यूल सेल तकनीक। तो अब जब भारत में कोयला ज्यादा है तो ये टेक्नोलॉजी बहुत कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसके ऊपर बात करी जा रही है ना। तो आप ये कोयले के प्रकार मुझे बताएंगे, बाकी सिन गैस के बारे में, कोयला गैसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक क्षमता केंद्र। देखिए इसमें बस याद रखने वाली बात इतनी है इस न्यूज में वैश्विक क्षमता केंद्र के बारे में कि आईएसए जो है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, उसने ये निर्धारित किया कि भारत में इस गठबंधन का वैश्विक क्षमता केंद्र खोला जाए।
पहले से ही ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय भी भारत में ही है ना? तो ये बात करी जा रही है कि इसका वैश्विक क्षमता केंद्र है वो भी भारत में खोला जाए। अब वैश्विक क्षमता केंद्र क्या होता है? सिंपल शब्दों में बात कीजिए कि कोई भी जो संगठन हो गया या कंपनी हो गई, उसकी तकनीक, प्रतिभा या फिर नवाचार के माध्यम से उस संगठन को विश्व में संचालित किस प्रकार से किया जाएगा, उसके लिए वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर होते हैं। मतलब जो संगठन है उसके लिए रिसर्च करना है, उसको फैलाना है या फिर उसमें और नए सदस्य जोड़ने हैं, कुछ भी करना है, नवाचार करना है, तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर काम आता है। इतना सा बात हमें याद रखना है, ठीक है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? भारत में खोला जा रहा है। किसका? आईएसए का। ये न्यूज में बस इतना जानना कि ये इतना हमारे काम का है ना। तो अब क्या है, अब एक थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, आईएसए के बारे में। 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। जब पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौता हुआ था तो पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी, इस संगठन को बनाया गया था। इसमें मुख्य भूमिका उस टाइम पे भारत और फ्रांस की थी। ये संगठन जो है, जिन भी देशों में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना मौजूद है, उन देशों का एक संगठन है और इसका मुख्यालय भारत में है। इसमें वर्तमान में तो लगभग 100 से अधिक देश जुड़ चुके हैं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना है। तो आईएसए के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आईएसए का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो भारत में ही है और इसका ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भी भारत में खोलने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक्ट कर सकता है सौर ऊर्जा की सिलिकॉन वैली के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब अगली न्यूज है हमारी खारे पानी के मगरमच्छ के बारे में। देखिए न्यूज ये आई है कि खारे पानी के जो मगरमच्छ है, हाल ही में जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का एरिया है, वहां पे इनकी मात्रा संख्या बढ़ गई है। तो हमें देखना है कि खारे पानी के मगरमच्छ जो है उसके बारे में तथ्य क्या है। तो तथ्य ये कि जो मगरमच्छ की सभी प्रजातियां होती है उसमें सबसे बड़ा होता है ये खारे पानी का मगरमच्छ, और विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप सरीसृप है ये। कौन? खारे पानी का मगरमच्छ। रहेगा क्या? अब पर्यावास के बारे में, उसका नाम भी खारे पानी का मगरमच्छ है। तो जहां भी खारा जल होगा, खारे और लवणी, मैंग्रोव, दलदल होते हैं, डेल्टा होता है, लेगुन होता है, या नदियों के मुहाने पर ये रहते हैं। वितरण क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? तो पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय से गर्म शीतोष्ण अक्षांशों तक यह पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में ये याद रखने की एनवायरनमेंट के हिसाब से कि आयुसेन की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है, खास दिक्कत नहीं है इसको। परंतु फिर भी इसको भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके तहत अनुसूची 1 में डाला गया है। अनुसूची 1 मतलब हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है। साइट्स जो है, साइट मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके व्यापार को प्रतिबंध लगाती है, जो भी ऐसे इंडेंजर्ड या डेंजर्ड स्पीसीज होती है। तो उसके तहत भी 3 परिशिष्ट होते हैं। तो ये खारे पानी के मगरमच्छ को भी परिशिष्ट 1 में डाला गया, मतलब इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर काफी हद तक रोक लगाई गई है। देखिए ये मतलब डेंजर्ड इंडेंजर्ड नहीं है, फिर भी इसके हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी दिया गया है और साइट्स में भी दिया गया है। ये बात थोड़ी ध्यान रखने की है ना। बाकी सबसे बड़ा है ये और लवणीय जल में रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। एक पक्षी अभ्यारण्य न्यूज में आया है। पक्षी अभ्यारण्य क्या है? थक्केकड़ पक्षी अभ्यारण्य। तो देखिए हाल ही में यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ है, उसमें पाया गया कि 9 पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई। तो हमारे लिए न्यूज ये है कि ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है मेनली। तो न्यूज की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये जो एर्नाकुलम जो जिला है केरल का, वहां पे स्थित है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम में कभी आए कि ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यहाँ है। बाकी इसका नाम सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली ने पक्षियों के बारे में काफी सारे शोध किए, तो उसके नाम से, उनके नाम से भी जाता है। केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी थोड़ी सी बात ध्यान रखने की है कि ये केरल में स्थित है और केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक तंत्रों में विविध, ये तो छोड़ दीजिए, है ना। बाकी प्रमुख वनस्पतियां देखें तो सागौन हो गए, शीशम, महोगनी। प्रमुख जीव जंतु की अगर बात करेंगे तो तेंदुआ, स्लॉथ बियर और शाही यहाँ पे मिलते हैं। 2 महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखने, एक तो केरल में स्थित है और केरल का प्रथम है, और दूसरा नाम इसका है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये 3 फैक्ट इसके बारे में मेनली ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। सोलर टॉर्नेडो ये क्या है? देखिए हाल ही में ये सोलर टॉर्नेडो जो हुआ है, इसकी रिसर्चर्स ने इसकी एक तस्वीर प्राप्त की है। तो वही ये बात है कि सोलर टॉर्नेडो वास्तव में है क्या। तो सोलर टॉर्नेडो की अगर बात करें तो क्या है, देखिए ये बना होता है, जो आयनित गैस होती है, एक तरह से प्लाज्मा टाइप की जो गैस होती है उससे बना होता है, और ये इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से ये सोलर टॉर्नेडो जो है वो स्थिर होते हैं, है ना।
और औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है टोर्नेडो प्रोमिनेंस, नाम है इसका टोर्नेडो प्रोमिनेंस। अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ये लगभग अगर ऊंचाई देखी जाए तो 1,30,000 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। देखिए सोलर है, मतलब सूर्य के वहां हो रहा है ये हमारे पृथ्वी पे नहीं हो रहा है, ये बात थोड़ी देखनी है आपको, इसलिए इतनी किलोमीटर ऊंचाई तक है ना। 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से घूर्णन कर सकते हैं सोलर टोर्नेडो। अब सोलर में है तो बहुत ज्यादा गर्म तो होगा ही। इनका तापमान जो है वो लगभग 2.5 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, ठीक है। और कहां देखा जा सकता है, सूर्य के जो ध्रुव होते हैं वहां पर इसको देखा जाता है। और ये बोला गया है कि किसी भी समय सूर्य की सतह से ऊपर ऐसे 11,000 टोर्नेडो उठ सकते हैं, ऐसी बात की जा रही है ना। इनका महत्व क्या है, देखिए ये है कि वायुमंडल में ऊष्मा जो है ये पहुंचा सकते हैं और साथ साथ में सौर पवन की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर सकते हैं या योगदान दे सकते हैं। सोलर टोर्नेडो ये है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अगर ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखिए कि आयनित गैस के प्लाज्मा से बने होते हैं, उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाकी इतनी खूबियां आप नहीं याद रखेंगे तो भी काम हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी न्यूज है एमपीएस के बारे में, यानी कि न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता। ये क्या है, देखिए हाल ही में जो सेबी है, सेबी उसने सेबी जो है भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ट्रेडिंग वेडिंग उसको सबको नियंत्रित करता है और विनियमित करता है। तो सेबी ने ये कुछ मानदंड है उनको सरल बनाया है कि जो कंपनी इच्छुक है, जो सूचीबद्ध कंपनी जो इच्छुक है, उनमें न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के जो मानदंड है उनको सरल बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि वास्तव में क्या है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग किस पे लागू होगी, भारत की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है शेयर मार्केट में उन सब पे लागू होगा। और सेबी ने ये नियम बनाया कि जो भी सूचीबद्ध कंपनी है उसमें कम से कम 25 शेयर जो परसेंटेज जो शेयर है वो आम जनता के होने चाहिए। आम जनता आप समझे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए शुरुआत में कंपनी शुरू की गई, उसमें 100% जो पैसा था वो निवेशकों ने लगाया। यानी कि निवेशक जो होते हैं शुरुआत में जो कंपनी को शुरू करते हैं उनको प्रमोटर बोलते हैं, प्रमोटर ने लगा दिया, है ना। अब जब ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी तो क्या करेंगे, प्रमोटर हो सकता है कि अपना कुछ शेयर बेच दे मार्केट में। तो वही ये बात की जा रही है कि कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें से कम 25% जो है वो पब्लिक के पास होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो धन का जो संकेंद्रण होगा वो नहीं हो पाएगा। साथ साथ में जो कंपनी की जो गवर्नेंस उसमें पारदर्शिता होगी। जैसे कि अगर आपने कभी कोई शेयर खरीदा होगा, आपके अगर उस कंपनी के आपके पास 10 शेयर भी है, 5 भी शेयर है, तो जब भी कंपनी की मीटिंग होती है तो आपको भी एक मेल आता है कि कंपनी की मीटिंग होने वाली, ई वोटिंग होने वाली, आपको भी आता है। तो ये है कि अब जब पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें पारदर्शिता आएगी और जो पैसा है उसका संकेंद्रण बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, स्वामित्व कुछ लोगों के साथ नहीं होगा और कंपनी का जो स्वामित्व है उसमें सार्वजनिक भागीदारी, लोगों की भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। ये 3 उद्देश्यों के साथ ऐसी बात करी जा रही है। सेबी ने ये बोला है कि जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसमें पब्लिक का हिस्सा कम से भी कम 25% होना चाहिए। और क्या इसका लीगल बेस है, तो लीगल बेस है प्रतिभूति अनुबंधन विनियमन अधिनियम 1956 और प्रतिभूति अनुबंधन विनियमन नियम 1957, इसके तहत ये लीगल बेस है। तो ये सेबी ने एमपीएस शुरू किया है और एमपीएस के बारे में सिंपल बात याद रखनी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एक लिस्टेड कंपनी में कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक हमारा स्थल न्यूज में हमने अन्य सुर्खियां सारी कर ली हैं, अब एक स्थल न्यूज में उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज में हमारा जो स्थल है वो वियतनाम है और वियतनाम की राजधानी है हनोई। न्यूज में क्यों आया कि हाल ही में भारत और वियतनाम ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक बैठक करी है, इसलिए न्यूज में आया। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, आसियान का मेंबर है, ये रहा और ये रहा हनोई इसकी राजधानी। इसके पूर्व में देख ही सकते हैं हम लोग साउथ चाइना सी है ना। सीमावर्ती देश की अगर बात करें तो उत्तर में इसके चाइना है, पश्चिम में लाओस है ना, और कंबोडिया। सीमावर्ती जल निकायों की अगर बात करी जाए तो थाईलैंड की खाड़ी है और दक्षिण चीन सागर है। मतलब इसके आसपास कौन कौन से, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया
और ये साउथ चाइना सी हो गया। ठीक है, बाकी देखते हैं इसमें और क्या है। भौगोलिक विशेषताओं की अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है। नदियां रेड और मेकोंग है। ठीक है, पर्वत अन्नामी पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, और यहाँ की होंग सोन डुंग गुफा, ये महत्वपूर्ण है थोड़ी सी। होंग सोन डुंग गुफा कभी प्रीलिम्स एज ए फैक्ट आ जाए तो सबसे पहले तो कहाँ है, वियतनाम में। इसको माना जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी ज्ञात गुफा मार्ग, एक तरह से इसको माना जाता है होंग सोन डुंग गुफा को। अब एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वियतनाम में, उसका नाम है हा लोंग बे। उसमें लगभग 3000 से अधिक द्वीप है और विश्व का प्राकृतिक एक तरह से धरोहर स्थल है। प्राकृतिक धरोहर स्थल तो जनरली भारत के बारे में पूछा जाता है, किसी और देश के बारे में नहीं पूछा जाता है। आज के 6 क्वेश्चन है हमारे, जो आज हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन खारे पानी के मगरमच्छ के बारे में, दूसरा जो क्वेश्चन है वो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, थर्ड क्वेश्चन जो है अल्पसंख्यकों को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में है। चौथा क्वेश्चन हमारा लीपू लेक दर्रे के बारे में कि वो किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में हमने पढ़ा है शॉर्ट न्यूज में। ठीक है, अगला हमारा है पांचवा क्वेश्चन कोल गैसिफिकेशन के ऊपर है। छठवां क्वेश्चन है हमारा सोलर टोर्नेडो के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे और आज ने हमने सारी न्यूज़ डिटेल में कवर करी है और उम्मीद है ये सेशन आपकी तैयारी में आपके लिए लाभदायक होगा। और अन्य सेशन इसी प्रकार के न्यूज़ टुडे के देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।